अब निकल कैडमियम सेल में लिखो जल्दी से 2 लाइनें। इट इज more durable, it is more durable, long lived, but is very expensive as compared to lead storage cell. Long lived, durable, but much more expensive than lead storage cell. डन। अब इसके केस में आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, कोई अलग अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन देखकर आप ये तो बता सकते हैं कि कौन एनोड बना होगा, कौन कैथोड, ये आपको बताना है मुझे अभी। चेक करो रिएक्शन बैलेंस है क्या, पहली बात। यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? रिएक्शन बैलेंस है। यहां ध्यान से देखो, क्या ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ये प्योर एलिमेंट है, और यहाँ सी डी की स्टेट +2 बिकॉज O इज -2, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हेंस इट इज एनोड। तो कैडमियम का एनोड लिया। निकल की स्टेट ध्यान से देखो +3 आएगी क्या? जिसको डाउट हो बोलो सर मेरी नहीं बन रही। यहाँ OH -1 के हिसाब से दिस इज -2, तो दिस विल बिकम +2। तो इसने इलेक्ट्रॉन खाया है क्या? तो दिस इज रिडक्शन, मींस दिस इज एक्टिंग एज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है क्या नहीं है हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रही, हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम साइड बुक देख के करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, आज तक कभी पूछा नहीं। निकल कैडमियम का एनोड पूछ ले तो कैडमियम एनोड, कैथोड पूछ ले तो NiOH होल थ्राइस, और रिएक्शन पूछ ले तो डन और नॉट। बस इतना सा और इतना सा, और कुछ भी नहीं। फिर हमने एक कैटेगरी और बनाई थी, जो बुक वाला कैटेगरी तो नहीं बना रहा था, बस एक हेडिंग बना रहा था, आपको याद हो, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में स्पीड के साथ लिखिए 2-3 लाइनें। स्पेशली डिजाइंड electrochemical cell in which heat of combustion easy लगे heat of combustion लिख लीजिए, enthalpy of combustion easy लगे आपको enthalpy of combustion लिख लीजिए। specially designed electrochemical cell in which enthalpy of combustion of fuel is directly converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आप समझते हो कि फ्यूल के कंबशन से एनर्जी निकलती है। सचमुच में तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी निकलती है, इन जनरल ज़्यादातर हीट एनर्जी तो निकलती ही है। तो ये फ्यूल क्या डिज़ाइंड है कि उसकी जो हीट एनर्जी है, यानी जो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, वो हीट की फॉर्म में ना के सीधा किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि फ्यूल सेल में जनरली कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं। तो एक एनसीईआरटी में लाइन पड़ी हुई है जहाँ से उसने वो क्वेश्चन डिज़ाइन किया, तो कह रहा हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, मिथेनॉल एटसेट्रा, दीज कैन बी यूज एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल। सार्थक जी को एंट्री तो नहीं मांग रहा? बस ठीक है, बस वो वहीं शो करेगा सर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हमें करना है स्पेसिफिकली, यानी इसमें फ्यूल कौन यूज हो रहा होगा? हाइड्रोजन गैस। भाई ऑक्सीजन गैस तो ऑक्सीडाइजर का काम करती है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में वो छोटी छोटी सी 1-2 बातें क्या बोलता है? वो कहता है वॉज फर्स्ट यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम ऑफ यूएसए। बात समझ आती है? अपोलो नाम से कोई स्पेस में उन्होंने कुछ शिप वगैरह भेजा होगा, स्पेस शिप वगैरह, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम लगाया होगा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन होगी क्या बनता, वाटर। तो इस रिएक्शन से, इस सेल में होने वाली रिएक्शन से वाटर मिल रहा होगा, formed was added to drinking water supply of। बात पकड़ में आई क्या, डबल बेनिफिट या नहीं। हम क्या चाह रहे होंगे, स्पेसशिप भारी से भारी बने या हल्के से हल्का बने, हल्के से हल्का बने। तो उसमें हमें अगर एस्ट्रोनॉट्स भेजने हैं तो क्या एस्ट्रोनॉट्स के साथ उनका खाने पीने का सामान भी भेजना पड़ता होगा। तो पानी की जगह उन्होंने पूछा हमारा पानी पीने के लिए कहाँ है, तो क्या कहा गया, उन्हें समझ गए कि आपकी स्पेसशिप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लगा हुआ है, जब वो काम करेंगे तो वो वाटर बनाएंगे, और जो वाटर बनाएंगे वो वेपर फेज में बनाते हैं, वो कंडेंस करके आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है, वहां से आपको पीने के लिए पानी मिलता रहेगा। डबल फायदा, पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा होगा ये, और फिर प्रोडक्ट के नाम पे इसमें जो क्या बन रहा है, वाटर दैट इज बीइंग यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर। यस और नो। अब ये इसकी डिजाइनिंग है, एक वेसल है जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, एक साइड से भेज रहे हैं हाइड्रोजन गैस, एक साइड से भेज रहे हैं ऑक्सीजन गैस। और ये जो पिलर्स जैसे हमने बनाए शेड किए हुए, ये कौन है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कह दीजिए या कार्बन इलेक्ट्रोड्स कह दीजिए, एक ही बात क्या, बोलो। तो ये आपके पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने इनके पोर्स में, कुछ पोर्स में फंसा रखा है किसको, इनकॉर्पोरेटेड विद सम प्लेटिनम या पैलेडियम। किस लिए, बिकॉज दे एक्ट एज कैटलिस्ट। तो अगर ये पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं और यहां पे हमने फिल कर दिया है एक्वस KOH, यानी ये किसका काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। भाई कल के सेल पढ़ के इतना तो अंदाजा हो गया कि ये कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एक्वस KOH इज एक्टिंग एज, तो क्या मैं ये मैं लाइन ऐड कर सकता हूँ, कॉमन सेंस लगाना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड। बबल की स्पेलिंग बोलना क्या है, मैं मिक्स वो कर गया, BUBB है ना, इज बबल्ड इन एक्वस KOH। क्योंकि जब आप प्रेशर के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भेजोगे और ये पोरस है तो वो बबल्स बनाती हुई इधर दौड़ेगी या नहीं एक्वस KOH तक, बोलो। जब पोर्स में से वो गैस निकलेगी तो बबल्स बन रहे होंगे सॉल्यूशन में या नहीं, तो इसलिए हमने बोल दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड इन एक्वस KOH। अब वहां अंदर, यहां से सचमुच में बाहर वाटर वेपर्स आते हैं, इस तरह का सेटअप होगा कि लिक्विड तो बाहर ना आ सके, सिर्फ क्या आ सकते हैं, वाटर वेपर्स एज प्रोडक्ट। और जो वाटर वेपर्स एज प्रोडक्ट आते होंगे उन्हें कंडेंस कर लेते होंगे और वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ, बोलो सर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ एस्ट्रोनॉट्स काम बन गया। अब हमें अगला काम क्या करना होगा और लास्ट काम क्या करना होगा, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी होगी। एनोड पे हाइड्रोजन को भेजा या किसको भेजा, पता नहीं, स्क्रीन देखिए तो पता नहीं चल रहा, आपने एक साइड हाइड्रोजन लिख दिया एक साइड ऑक्सीजन लिख दिया, हमें क्या पता ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रोड एनोड है या हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड एनोड है। क्वेश्चन समझ आ गया मैंने क्या रेज किया, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन भेजी है, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन भेजी है, इनमें से किसी एक ने एनोड बनना है, किसी एक ने कैथोड बनना है। अब किसे बनना है वो पेपर में जाके मैं कंफ्यूज की, पता नहीं किसको बनाना था, कैसे बनाना था। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, फिर आप मैं इधर रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। ये तो मानोगे H2 गैस प्लस O2 गैस रिएक्ट ऐसे करते हैं 10th क्लास। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0, यहाँ क्या हो गया होगा, बोलो। वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता सकते होंगे, बिल्कुल सही, +1। और ऑक्सीजन का यहाँ 0, यहाँ क्या बन गया होगा, अब बताओ इलेक्ट्रॉन किसने दिए, हाइड्रोजन ने, और तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हुआ, तो इसका मतलब एनोड पे कौन, एनोड पर कौन, हाइड्रोजन, एनोड कैथोड पर कौन, ऑक्सीजन। आपने 2H2 क्यों लिख लिया शुरू में, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन तो मुझे यही बनानी है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड पे यहाँ क्या, एनोड, एनोड पे क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में,
जल्दी याद करो, मैट्रिक हर बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ। एनोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है? ये आप करंट दे रहे हो या ये आपको करंट देने वाला है? और ये देगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ, ये देगा तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ ना। तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और दिस विल बी एक्टिंग एज कैथोड। थोड़ी थोड़ी ट्रिक समझ आनी शुरू हुई। अब यहाँ क्या करें, हाइड्रोजन गैस को क्या हम OH नेगेटिव सॉल्यूशन में भेज रहे हैं? हाइड्रोजन गैस को KOH में भेज रहे हैं, तो KOH को हम OH नेगेटिव का सॉल्यूशन भी तो कह सकते हैं, OH नेगेटिव आयंस का। तो 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। चेक करो बैलेंस है क्या। इतनी देर लगती है क्या सर बैलेंसिंग चेक करने में? कितने वाटर मिल गए? कितने वाटर मिल गए? हमें कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए? तो ये तो 4 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब इस साइड 2 वाटर कर दो, क्योंकि इस साइड जो 2 वाटर करोगे, जब आप 2 रिएक्शन ऐड करोगे तो उन्हें कैंसिल कर देंगे या नहीं? ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन कर दो। और ओवरऑल रिएक्शन में ये भी नहीं होते, कौन? इलेक्ट्रॉन्स। और OH नेगेटिव भी नहीं होते, तो इस साइड क्या बनाना है इसका मतलब? बेईमानियां सीख रहे हो मेरी? जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ऐड करते वक्त क्या होगा, ये OH नेगेटिव से ये OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा नहीं? ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा नहीं? और ये 2H2O और ये 4H2O के हिसाब से ओवरऑल क्या बचेगा? 2H2 प्लस O2 और राइट हैंड साइड पर 2H2O। यही ओवरऑल रिएक्शन होना चाहिए था। कोई डाउट है तो बोलो सर, याद तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। देखो लिख के आज प्रैक्टिस कर लो, 5 10 20 बार लिख डालो दोनों रिएक्शनों को। हर बार ये ट्रिक दिमाग में लगाओ कि 2H2 को मैं किस में भेज रहा हूँ, एक्वस OH में, तो इसलिए मैं OH लिख रहा हूँ। और बस यहाँ वाटर बनाने हैं, ये दिमाग में अगर बैठ गया तो बाकी काम अपने आप होता चला जाएगा। 4H2 आती है दिमाग में आएगा तो 2H2 जरूर रखो। 4 OH नेगेटिव इधर रखते दिमाग में क्या आएगा कि 4 OH नेगेटिव इधर जरूर बनाओ, जिससे वो ओवरऑल कट जाए। और 4 इलेक्ट्रॉन इधर रखते 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी लिखने दिमाग में आएंगे, और ओवरऑल आपके दिमाग में पहले से ही पता होगा कि मुझे 2H2O प्लस O2 रिएक्शन ही तो बनानी है, हाँ या नहीं? अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो मैंने बोला शायद आपको कि हमारी बुक बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब तो हम 95-98% एफिशिएंसी तक पहुंच चुके, लेकिन हमें पेपर में मजबूरन पुराने वाला डाटा ही लिख के आना है, हमारी NCERT वाला। अबाउट 70% एफिशिएंसी, जो कैसी है बहुत हाई है 70, और हम तो अब कह रहे हैं 95-98 पहुंच गए। तो अब तो हम बहुत ही पॉजिटिव में आ गए। थर्मल पावर प्लांट समझते हो? तो उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% मानते हैं, और पुरानी बुक के हिसाब से, बुक के पुराने डाटा के हिसाब से भी इसकी एफिशिएंसी 70% है, तो बहुत प्लस में हम तो। एडवांटेज हुआ या नहीं? दूसरा एडवांटेज क्या हो गया? इको फ्रेंडली। बताओ क्यों? पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वाटर। जब तक आपको इससे काम कराना है, इसमें से क्या भेजते रहिए भाई। आपको अपने घर पे LPG यूज करते हो ना, तो उसमें आग कब तक जलती है? जब तक आप उसकी नॉब खोल के रखते हो, नीचे से LPG सप्लाई होती रहती है, आपके चूल्हे में आग जली रहती है नहीं? और जब आपको नहीं चाहिए, आप उसकी नॉब घुमा देते हो, यानी गैस की सप्लाई बंद कर देते हो। तो यहाँ भी तो यही रहा होगा, जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर की नॉब खोल देंगे, ये सेल काम करने का लगेगा, और जैसे आप उनकी नॉब बंद कर देंगे, सेल काम करना माने क्या? तो इस तरह से आपके ये तीनों सेल्स खत्म हो गए, और सबसे सबसे लास्ट हेडिंग जो आपके लेसन का आता है, डेट इज कोरोजन, जो हमें 10th क्लास में भी मिला था। और इसकी कई सारी डेफिनेशन होती थी, जो उसमें से सबसे मुझे आसान लगती थी वो मैं ये वाली लिखा करता था। आप अभी तक भी लिख के आ सकते हैं, डिस्ट्रॉइंग अप ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। बोलो समझ आ रहा है क्या कहा मैंने? अगर आप मेटल को खुला छोड़ देते थे, वो खराब हो जाता था या नहीं? अब उस एटमॉस्फेयर के नाम पे अगर कोई आदमी शरारत करके या किसी भी रीजन से उसके ऊपर कुछ मेटल के ऊपर एसिड वैसिड गिर जाए, बेस वेस गिर जाए, तो भी हो सकता है कि वो, बोलो, तो भी हो सकता है कि वो खराब हो जाए, करोड़ हो जाए, हाँ या नहीं? अब हमें जो इस चैप्टर में उसने लिंक करना है, इस चैप्टर में जो हमें वो पढ़ाना बताना चाह रहा है, वो क्या, कि इन केस ऑफ आयरन,
इट इज कॉल्ड रस्टिंग। आप क्या किसी भी मेटल के कोरोजन को रस्टिंग कह सकते हो या सिर्फ आयरन के केस में कहते हो? तो क्या 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 रस्टिंग कोरोजन है? यस सर। क्या कोरोजन रस्टिंग है? नहीं। सिल्वर ब्लैक हो जाती है क्या? और कॉपर ग्रीन हो जाती है? तो इनके लिए क्या हम कहते हैं सिल्वर रस्ट कर गई, कॉपर रस्ट कर गया? नहीं, हम क्या कहेंगे कोरोड कर गया। और इनके लिए अगर हमने सुना एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, हमारी 10th में भी था। तो आपकी मर्जी आप टार्निश यूज करो, आपकी मर्जी आप कोरोजन यूज करो, लेकिन आयरन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रस्टिंग यूज करेंगे। अब हमें डिटेल में जो पढ़ना है इस हेडिंग में, डेट इज रस्टिंग। तो देखना ये बातें हमने 10th में पढ़ी हुई है क्या? केमिकली रस्ट इज Fe2O3.XH2O। और क्या ये रेडिश रेडिश की स्पेलिंग में डबल डी आता है सिंगल आता है? रेडिश ब्राउन सॉलिड। रस्ट तो सबने देखा है, सॉलिड होता है। और किस कलर का होता है? हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, हमें आगे सरफेस केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसको कन्वीनियंस में ऐसा भी लिख दिया करते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को मौका लगे तो वो वाटर ऑफ हाइड्रोक्साइड हवा से मॉइस्चर पकड़ के ऐसी शक्ल भी एक्वायर कर लेता। तो अगर आपको कहीं कभी ऐसे मिल जाए कि FeO थ्राइस भी रस्ट जैसा है, क्या रस्ट है क्या, तो आप मानोगे जी हाँ है, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पकड़ता। यानी यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नहीं होगा। जैसे कॉपर सल्फेट में तो याद करो 5 ही होता था, याद आया? तो केमिकली रस्ट इज रेडिश ब्राउन। अब आप मुझे बता सकते हो व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग? बिल्कुल 10th क्लास की बातें चल रही हैं। सबसे पहला कोई नहीं बोल रहा, सबसे 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 पहला जो बुक वाले भी नहीं लिख रहे, सोचो आयरन नहीं होगा, नहीं होगा तो रस्टिंग कहाँ होगी? दूसरा प्रेजेंस ऑफ, और आप ऑक्सीजन की जगह एयर भी लिख सकते हो क्योंकि वो ऑक्सीजन आपको एयर से भी मिल जाएगी। और तीसरा प्रेजेंस ऑफ H+, जो आपको यूजुअली कहाँ से मिल जाता है? वाटर से या मॉइस्चर। बोलिए। अब हमें वो कहता है कि रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, या वो कहता है कि रस्टिंग इज एज इफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज बीन सेट अप। तो रस्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ऐसा तो कुछ अजीब सा लग रहा है सुनने में, या नहीं? रस्टिंग से क्या हम करंट लेते हैं? नहीं ले पा रहे, शायद बढ़िया वाला दिमाग लगा के कोई साइंटिस्ट कुछ इस तरह का कर ले कि उसका भी कुछ वो प्रैक्टिकल यूज निकाल ले। क्यों? ड्यूरिंग रस्टिंग एनोड का काम करता है आयरन, और वो किसमें बदलता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? बोलो। अब आप बता सकते हो क्या मुझे ऊपर स्क्रीन देख के कि रिडक्शन किसका होता होगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब ऑक्सीजन है जीरो होती है। एलिमेंटल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं होती। और आयरन ऑक्साइड में ओ की -2, तो इसका मतलब उसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? कोई चीज जीरो से -2 हो गई तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। रिडक्शन जहां उसे क्या कहते हैं? कैथोड। तो इसका मतलब रिडक्शन किसका हुआ? अब आपको वो पकड़ता है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है कि जी एनोड आयरन है, कैथोड ऑक्सीजन है, तो वाटर क्या कर रहा है? H+ आयंस क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? तो उसका आंसर है ऑक्सीजन ने कह रखा है कि अगर आप मुझे रिड्यूस करना चाहते हो तो मैं रिड्यूस होऊंगा सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ। बोलिए समझ आ गया क्या? तो मैं यहां लिख रहा हूं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। इसलिए वाटर का होना जरूरी है। इन जनरल हमें H+ आयंस कहां से मिल रहा है? H+ आयंस कहां से मिल रहे हैं? वाटर में से या हवा के मॉइस्चर में से। एग्रीड? आज तक कभी पूछा नहीं, पहली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दूं तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी कैंसिल होंगे।
जो रस्ट का फॉर्मूला था उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, देखना जरा, +3 थी, और हमने यहाँ क्या बनाई थी, तो गड़बड़ है या नहीं है, हमें यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के +3 बनाना चाहिए था। तो कह रहा नहीं, पहले Fe2+ ही बनता, और वो Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एटमॉस्फेयर से, तब आपका ये Fe2O3 वाली शक्ल में आता है, तब वो +3 स्टेट में आता है। कैसे क्या हमें नहीं करना, रस्टिंग की जो रिएक्शन है वो 2 लाइन में नहीं है, फिर से ये कैथोड वाला रिएक्शन शायद कई सारे स्टेप्स में होता है, उसने हमारे यहाँ उसे सिंप्लीफाई करके सिंगल स्टेप में कर दिया। हमें अभी भी अच्छे से समझ में आया सा नहीं है, लास्ट वाली बात तो बिल्कुल नहीं पता चली क्या कर दिया आपने, है ना, बोलो, कुछ गड़बड़ लग रही होगी ना, महसूस हो रही है कि पता नहीं क्या कर दिया। तो CBSE के फॉरेन का पेपर भी होता है, पता है क्या हमें सबको। तो ये क्वेश्चन CBSE फॉरेन के पेपर में आ चुका है, हमारे पेपर में यानी इंडिया वाले पेपर में अब तक नहीं आया है, इसलिए कई साल से बोल रहा हूँ, 4-5 साल पहले शायद आया था या उससे भी पहले, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या मजाल हमारे बोर्ड में आया हो। ये कौन है जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख रहा है, ये आयरन का एक ब्लॉक, 2 बार ऐसे लिख दिया, आयरन का एक ब्लॉक आपके सामने कहीं टेबल वेबल पे पड़ा हुआ है, आपके घर में कहीं छत पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ गड्ढा सा हुआ है, कहीं से रेगुलर सरफेस है, वो कोई हालांकि सेंस नहीं है, आपकी मर्जी, आप गड्ढा बनाओ ना बनाओ। अब रात में ओस इस पर पड़ी, और ये ओस करके क्या हो गया, ये कहाँ की बूंद, वाटर की बूंद, ठीक है, ये आपके वाटर की बूंद उसके ऊपर टिक गई, गड्ढा वड्ढा हुआ तो टिकने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे क्या। तो मैं आपसे जो पढ़ाने जा रहा हूँ पेपर में जो आ गया कि उसमें आया था CBSE फॉरेन में, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन का डायग्राम दिखाओ, है ना, केमिस्ट्री में डायग्राम अजीब सा बहुत टाइम बाद मिला। तो क्या कहता है कि ये Fe साहब, ये पानी के कांटेक्ट में आए, Fe साहब बदल गए किस में, Fe2+ में, ये Fe साहब भी बदल गए किस में, Fe2+ में, और इन्होंने क्या छोड़ा, बोलो जल्दी, 2 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने भी क्या छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन गले मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन जैसे हो जाएंगे क्या, ये 4 क्यों बना रहे हो आप, हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कौन है, हवा में ऑक्सीजन है या नहीं, और ये पानी में कौन है, पानी की बूंद के अंदर बनाया मैंने, कौन, ये दोनों गले मिले, यानी इसकी तैयारी है क्या, O2+ 4H पॉजिटिव, और ये गले मिलकर दोनों क्या बना लें, बोलो जल्दी, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे क्या बना लें, नहीं दिखा, देखो सर दोबारा से, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन बने, पानी की बूंद में H+ आयंस हो सकते हैं चाहे जितने ले लो, और ये बाहर हवा है, इधर सब जगह हवा में O2 है चाहे जितनी ले लो, तो हवा की O2 पानी के अंदर जो H+ आयंस है उससे बोले कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हें बुलवा लो, इन्हें बुलवा लो, तो बुलवा के क्या करें, कहते इन्हें बुलवा लो, और इन्हें बुलवा के, दिख रहा है रो, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले, O2 ये वाला और 4H+ ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, बोलो, 2H2O ये वाला, पानी में मिल गया क्या, पानी, पानी जो बना वो पानी की बूंद में ही रहा ना, तो ये सेकंड रिएक्शन समझ आ गई, O2 हवा का, H+ पानी के, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड से निकल के आ रहे हैं, ये वाले तो 2 इलेक्ट्रॉन है जो इधर आगे मिलके 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो हो जाएंगे, या 4 नहीं ना हो गया, तो वाटर बन गया। अब रस तो बनानी अभी, या बन गया, तो अब ध्यान देना, ये वाला Fe और ये Fe, कितने Fe हो गए, 2 Fe2+, और ये कौन है बाहर, तो क्या बोलूं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये क्या बोले, हम दोनों बातचीत करें आपस में, कहते करो भाई, और करके क्या करो, करके क्या करो, कि ये करो, यहाँ आयरन के सरफेस पे जमा हो जाओ। लोगों ने पूछा कौन हो तुम, कि हम आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बन गए, और हवा में से मॉइस्चर में से पकड़ पकड़ा के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या बन गए, तो Fe2+ था, ये था क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या +3 स्टेट में आ गया, देखो ध्यान से,
तो इसलिए हमने बोला Fe2+ इज फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू गिव, बोलो टू गिव, मान गए? फिगर वगैरह बन गई सबकी। और ये फिगर घर जाके कम से कम एक तो फिगर को जब भी बनाने बैठो, एक ट्रिक तो ये ध्यान रखना, जबकि मेरा मुद्दा नहीं होता है बात बताने की भी, कि फिगर को ऐसे बनाना खूब मोटी सी बूंद लेके, जिससे क्या होगा कि आप ये सारी चीजें इसमें इजीली लिख पा रहे होंगे। मेटल का ब्लॉक भी बड़ा सा बनाना जिसमें आप ये चीजें इजीली, और 5-7 बार फिगर बना के देखोगे तो पेपर में बनेगी, नहीं तो पेपर में जाके पक्का है कि बहक जाओगे, पता नहीं कौन कहाँ लिखना था। नहीं विश्वास है मेरी बात पे, अभी क्लास के बाद रफ पेज उठाना, बिना शीट को खोले, जहाँ पे भी आप कॉपी वॉपी कर रहे हो, सीधा बना के डेवलप करने की कोशिश करना पेपर पे इस आर्टिकल इस फिगर को, देखना कंफ्यूजन अपने आप दिमाग में आएंगे, पता नहीं कौन कहाँ को लिखना। एग्रीड? अब इसी में बस लास्ट बात क्या बचती है कि क्या रस्टिंग की वजह से हमारा हर साल पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है? तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के क्या मेथड्स हैं? सबसे थका हुआ तो मतलब सबसे इजीएस्ट तो कोटिंग विद ऑयल, ग्रीस, पेंट, क्या बोले, प्रोटेक्टिव कोटिंग। आपको बचपन की साइकिल याद आती है तो साइकिल की चेन पे ग्रीस लगाते थे, उसका फ्रिक्शन वाला फंडा तो था ही, दूसरा रीजन ये भी था अगर ग्रीस ना लगी हो तो वो रस्ट हो जाती थी। दूसरा, बिल्कुल सही बोला मैडम ने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूजुअली किसकी कराते हैं? एल, बोलो। और जब जिंक की स्पेशली हो तो मुझे बल्कि यहाँ लिख देना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो किसी की भी करा सकते हो इफ ऑफ जिंक, तो उस केस में क्या कह देते हैं? गैल्वेनाइजेशन। खूब सुना। अब आप किसी और मेटल की भी कोटिंग करा सकते हो क्या? हाँ, किसी की भी करा लो, क्योंकि जब आपके आयरन के ब्लॉक के ऊपर किसी भी और मेटल की कोटिंग हो गई तो अब आयरन तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो प्रोटेक्टिव लेयर तो बन गई ना। अब उस दूसरे मेटल का क्या होगा भगवान जी जाने, लेकिन हमारा आयरन तो बच गया। वो बात अलग है, प्रैक्टिकली हम ज्यादातर किसकी कराते हैं? जिंक की। अब वो तीसरी बात क्या कहता है? कोटिंग, लिख रहे हैं ना साथ साथ, हमारा हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कोटिंग विद एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशली बढ़िया क्वेश्चन है। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस की नेचर पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो कैसी नेचर के होंगे? बेसिक, एसिडिक बेसिक वाला बेसिक। क्यों? अभी नाम मुझे फॉर्मूला इसका याद नहीं है या को मैं याद करना नहीं चाहता, बस मैंने एक नाम रटा हुआ, बिस्फेनॉल। अब बेसिक नेचर के क्यों होंगे समझ गए? क्योंकि मुझे रस्टिंग होने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत है, और अगर मैंने वहां पे बेस कुछ लगा रखा तो वो बेस इन H+ को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। O2 को H+ नहीं मिलेंगे, और O2 को जब तक H+ नहीं मिलेंगे, हमने लिख लिया, वो रिड्यूस नहीं होगा, और वो रिड्यूस नहीं होगा तो आयरन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए तो दोनों चाहिए ना, दोनों एक दूसरे के लिए बैसाखी हैं। ऑक्सीडेशन कह रहा है तो रिडक्शन होता हो तो मैं हूँ, और रिडक्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो मैं हूँ। यस और नो? तो मैं एक पॉइंट, हालांकि इससे मिक्स मिलता जुलता ही है, बस वहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड नहीं आ रहा, किसी और मेथड से भी कर सकते होंगे। कोटिंग विद मेटल्स लाइक टिन, Zn एटसेट्रा, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। इन्हें आप चाहे एक सिंग मर्ज कर देना एक ही में। ये मैंने इसलिए बोला बोर्ड के पेपर में एक बार आ गया था, वो क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इनका जो फेवरेट है, मैं जानबूझ के नंबर 5 लिख रहा हूँ, वो है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन को सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ये। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराते हैं आयरन को? सेक्रीफाइस का मतलब बताओ क्या होता है? हिंदी मीनिंग बलिदान। तो बलिदान वर्ड तभी यूज करते हैं ना जब किसी के लिए अपनी जान दी हो। तो सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन में ये आपका कोई आयरन पाइप है, स्पेशली अंडरग्राउंड बिछा हुआ है 100 किलोमीटर तक, बहुत दूर दूर तक। अब उसका गड्ढा खोद के उस पर हर 2-4-5 साल बाद पेंट तो नहीं करा सकते होंगे, तो उसका प्रोटेक्शन फिर कैसे करते होंगे? तो क्या किया, उस पाइप के ऊपर एक वायर लपेटी, कोई भी कंडक्टिंग वायर, और वो वायर का अपोजिट दूसरा एंड ये आपका जमीन के नीचे है बाबला। स्पेशली अंडरग्राउंड वाले लोग कैसे भी कर सकते हो, अंडरग्राउंड नहीं है तो भी कर सकते हो, कभी कभी अंडरग्राउंड में करूंगा मैं तो। आपने कहा था यहाँ पे इन्होंने सरफेस पे फ्लोर पे एक मैग्नीशियम का ब्लॉक लिया। क्या मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है? तो ये जो मैग्नीशियम का ब्लॉक इन्होंने लिया, ये इन्होंने कहाँ रखा हुआ है? अर्थ के सरफेस पे, पाइप जमीन के नीचे। तो क्या होगा इससे? जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने की सोचेंगे। क्यों?
मैग्नीशियम कहेगा मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, आयरन कहेगा मैं उसके सामने कम रिएक्टिव हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के से आयरन की तरफ जा रहे होंगे क्या? जल्दी बोलो, चैप्टर खत्म हो गया। मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन्स देगा। इलेक्ट्रॉन्स जब इधर की तरफ लगातार आते रहेंगे तो क्या आयरन इलेक्ट्रॉन खा के Fe नेगेटिव Fe2 नेगेटिव बनेगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस चक्कर में आयरन ऑक्सीडाइज तो नहीं हो पाएगा। आयरन को रस्ट होने के लिए क्या करना था? इलेक्ट्रॉन छोड़ने थे, और हो क्या रहा है लगातार उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए बेचारा आयरन ऑक्सीडाइज। क्या थोड़े दिन बाद मैग्नीशियम ब्लॉक खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइज होकर Mg2+ बन के कुछ और कंपाउंड बनता जा रहा होगा, तो इसे आप टाइम टू टाइम चेंज करेंगे क्या? और जब इसे टाइम टू टाइम चेंज करेंगे तो हम कह सकते हैं क्या मैग्नीशियम ने आयरन को बचाने के लिए खुद की जान दे दी? ये किसका काम कर रहा है? क्या एनोड का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस बेचारे आयरन को इसने कैथोड जैसा लाइक बना दिया क्या? भले ही आयरन का रिडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कैथोड लाइक तो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं। तो किसी किसी बुक में इस बात को एनोडिक प्रोटेक्शन भी लिख देता, मैग्नीशियम एनोड बनते हुए आयरन का प्रोटेक्शन कर रहा है। और कोई कोई बुक वाला इसको लिख देता कैथोडिक प्रोटेक्शन, कि मैग्नीशियम ने आयरन को कैथोड बना के प्रोटेक्ट कर दिया। तो अब ये मुझे नहीं समझ आया कि एनोडिक प्रोटेक्शन कहूं या कैथोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन कहे तो मैं अपने को एनोड बना रहा हूँ, कैथोडिक प्रोटेक्शन कहे तो मैग्नीशियम का मैं आयरन को कैथोड बना रहा हूँ। हमें मतलब ही नहीं है हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी भी कौन सा वर्ड यूज कर रही है। अब देखिए बोर्ड के क्वेश्चन क्या क्या है। क्या हवा में CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है? पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन की वजह से हवा के मॉइस्चर में भी CO2 घुलती होगी। CO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और जब ये घुलती होगी तो क्या वहां H2CO3 एग्जिस्टेंस में आता होगा, जिसका क्या नाम वीक एसिड है क्या? हाँ, तभी तो हम कोल्ड ड्रिंक में इसको पी जाते हैं। लेकिन क्या ये प्रोवाइड्स H+ मोर इजिली एज कंपेयर टू वाटर? क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है, और ये तो कौन इजिली H+ देता होगा? तो कार्बोनिक एसिड के बनने से H+ की अवेलेबिलिटी फैसिलिटेट हो गई होगी। बोलो, हवा में कार्बोनिक एसिड के बनने से या मॉइस्चर में कार्बोनिक एसिड के बनने से H+ का मिलना आसान हो गया होगा वाटर के भी कंपैरिजन में, तो रस्टिंग फास्ट हो गई होगी क्या? फिर सेकंड पॉइंट जैसा बना दें, सी वाटर, समुद्र का पानी क्या सेलाइन होता है? सेलाइन वाटर, सी वाटर क्या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? अरे समुद्र के पानी से आपके खाने का नमक आता है या नहीं? तो क्या उसे आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह सकते हो? और किसी सेल के सेटअप होने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए या नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चाहिए या नहीं? तो अगर आपके समुद्र में सी वाटर में लोहा पकड़ टंगा हुआ है, पड़ा हुआ है, लोहे का पीस पड़ा हुआ है, तो रस्टिंग फास्ट होगी या नहीं? तो समुद्र में शिप खड़ी है, ये समुद्र है, और शिप में इधर वाले पोर्शन जो है ये आयरन का बना हुआ है सपोज, तो ये वाला आयरन जल्दी रस्ट करेगा या नहीं करेगा सी वाटर की वजह से? तो जो लोग कोस्टल इलाकों में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उनका वैसे भी उनके जो आयरन के चीज़ें होती हैं, जो उनके व्हीकल्स होते हैं, स्कूटर के बम्पर वम्पर से पहले लोहे वोहे के सब होते थे, कार वारों के, तो वो सब जल्दी रस्ट करते थे, क्योंकि वहाँ के वाटर में भी, वहाँ की हवा में भी नमक सा है, पता है। चश्मा लगा के समुद्र के किनारे बैठोगे तो चश्मा धुंधला हो जाएगा थोड़ी देर बाद, हवा में इतना सॉल्ट है, समझे? तो उससे भी रस्टिंग फास्ट हो रही होगी सलाइन वाटर की अवेलेबिलिटी अगर हो जाए तो। अब लास्ट और बिल्कुल लास्ट बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन क्या है, मैं उस क्वेश्चन को फिगर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हमारे पास आयरन के ब्लॉक हैं 2, ठीक। एक के ऊपर हमने कोटिंग कर दी है किसकी, जिंक की, और दूसरे के ऊपर हमने कोटिंग कर दी है टिन की। दोनों केस में आयरन की रस्टिंग बच गई, पूरी बॉडी पे लगा हुआ है चारों तरफ, इसके पूरी इसकी बॉडी पे लगा चारों तरफ, पढ़ा ना भी। अब आयरन एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कोटिंग पे बढ़िया वाला स्क्रैच आ जाए? आपके घर में टेबल वेबल कुछ लोहे वोहे की या स्टील की किसी भी बढ़िया, क्या उस पर स्क्रैच नहीं आ सकते? तो जब स्क्रैच आ जाए तो क्या अंदर पेंट वेंट उतर जाता है अगर वो पेंटेड है तो? और नीचे अगर वो वुड की है तो वुड चमक जाती है, नीचे अगर वो लोहे की है तो लोहा चमक जाता है। तो उसी तरह पेंट की जगह मेरा आयरन की कोटिंग थी, आयरन पे जिंक की कोटिंग थी या टिन की कोटिंग थी, और वहाँ क्या आ गया स्क्रैच्ड, गेट्स स्क्रैच्ड।
डेट Fe इज विजिबल। स्क्रैच इतना गहरा है कि आयरन चमक गया। ठीक, क्वेश्चन शुरू होता है इन विच केस रस्टिंग विल टेक प्लेस एंड व्हाई। इन केस ऑफ टिन, क्यों? साथ में ये भी लिखा था क्वेश्चन में, जो मैं अभी बेईमानी करके आपको जानबूझ के नहीं बोला, E नॉट M2 प्लस स्लैश M, यानी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल बताते हुए उसने बोला जिंक से ज़्यादा आयरन का और आयरन से ज़्यादा टिन का। मतलब ये कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव? जल्दी जवाब दो। जिसकी जीरो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना, क्यों? क्योंकि जिसकी जीरो वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा। तो ये मोस्ट रिएक्टिव किससे पता चला? ई जीरो वैल्यू से। और ये, और जब लीस्ट रिएक्टिव है तो टिन तो रिएक्ट नहीं करेगा, टिन रिएक्ट नहीं करेगा तो रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, यही तो रीजन, ध्यान दो। जब स्क्रैच आ गया तो अंदर से आयरन भी चमक रहा और जिंक भी। तो अब जिंक और आयरन की लड़ाई में कौन जीतने वाला है? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। और जब जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन बह के आयरन की तरफ जा रहे होंगे, आयरन बेचारे को ऑक्सीडाइज होने का मौका नहीं मिलेगा, नो रस्टिंग स्क्रैच आने पे भी। अब समझ गए गैल्वेनाइजेशन जिंक की क्यों करते हैं? कि वहाँ स्क्रैच भी आ जाए तो भी आयरन रस्ट नहीं हो रहा होगा। अब टिन के केस में क्या होगा? आयरन क्या कहेगा टिन से, मैं तुम्हारे से ज़्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव? और जब मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या नहीं? तो अब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाने लगेंगे और ये क्या होगा? रस्टिंग। मान गए? क्वेश्चन समझ आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ ई जीरो वैल्यूज। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हुआ।